ओके, तो हमने देखा कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जब उनको रूल मिला, जब उनको दीवानी मिल गई, तो उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट किए यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ जो है अपनी कंपनी के अखराजात को पूरा करने के लिए, नफ़ा कमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेटलमेंट्स किए और अपनी मर्ज़ी के क्रॉप्स यहाँ उगवाए और भी बहुत सारी जो उनको जो लगा कि अपने फ़ायदे के लिए जो वो कर सकते थे, वो सारे काम उन्होंने किए। और हमने देखा कि 1783, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में कहा, 1783 से 1789 जो है इंडिगो प्रोडक्शन कम हो गई। दुनिया की इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो इतनी घट गई कि आधी रह गई। क्या रह गई? आधी। अब चूंकि इंडिया इसके लिए इंडिया का माहौल बहुत जबरदस्त अच्छा था, ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया, और हम जानते हैं कि जिन बाकी इलाकों में, दुनिया के बाकी इलाकों में जिनमें इंडिगो की कल्टीवेशन होती थी, वो थे कैरेबियन के आइलैंड्स, जिनको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, वहाँ पर ये होता था। और इसके अलावा जो ये जो अमेरिका के बाकी इलाके थे जहाँ पर इंडिगो काश्त होती थी, वहाँ अपने कुछ मसाइल खड़े हो गए, जिनकी वजह से जो है इंडिगो प्लांटेशन काफ़ी मुतासर हो गई और ये इसकी प्रोडक्शन जो आधी रह गई। अब ब्रिटेन के लोग जो थे, या ब्रिटेन का जो सारा जो तवज्जो है, वो इंडिया की तरफ मबजूल हो गया। एंड इन यूरोप द डिमांड फॉर इंडिगो वाज हाई। और जब हम यूरोप की बात देखते हैं तो यूरोप में इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब चीज़ कम हो जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली राइज हो जाती है। लेकिन जब चीज़ें वाफिर मिकदार में मार्केट में मौजूद होती है तो डिमांड ठीक ठाक ढंग से रहती है। तो यहाँ इंडिगो कम हो गया, आधे से भी कम रह गए, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सो द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। और हमने पहले भी कहा कि उनको अपनी मर्जी के हिसाब से उन्होंने यहाँ फसलें उगवानी शुरू कर दी। उसमें ओपीम, उसमें इंडिगो, उसमें वीट, और अपने अलग अलग इलाके जो है उन्होंने मुख्तस किए इसके लिए। अब चूंकि डिमांड बढ़ गई इंडिगो की और उनकी नज़रें भी अब इंडिगो के ट्रेड पर लगी हुई थी, तो इन्होंने ये सोचा कि इंडिगो किस तरह से हम यहाँ पर और ज़्यादा काश्त करवाएं। ग्रेजुअली द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, और यहाँ ये तिजारत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। पूरी दुनिया में ब्रिटेन से लोग चले गए इंडिगो प्लांटेशन करवाने के लिए। ये प्लांटर्स कहलाते थे बाद में। इन्होंने मुख्तलिफ जगहें देखी और खास जगह जो थी दैट वाज इंडिया। तो अब क्या करेंगे? अब इंडिया के लोग क्या करेंगे? वो तो मजबूर हो गए। सो द कंपनी ऑफिशियल्स वर अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट एंड केम टू इंडिया टू बिकम इंडिगो प्लांटर्स। कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, वो यहां प्लांटर्स बन गए। उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और उन्होंने लोगों को मजबूर किया इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। और अब मसला यह है, इंडिगो कल्टीवेट कैसे करवाई उन्होंने, इसका तरीक़ाकार क्या था, लोगों के साथ किस तरह से वो क्या करवाते थे ये काम। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। कितने? ये आप याद रखेंगे, दो सिस्टम थे। कितने सिस्टम? एक था निजी या निज, दूसरा था रायती, जिसको हम रायतवरी सिस्टम के तहत, यानी या तो रायत के साथ डायरेक्ट किया जाता था, या जिसकी अपनी निजी जमीन होती थी, जाती जमीन होती थी, उसको इन्होंने कहा कि आप अपने सारे के सारे जमीन पर जो है ये प्लांटेशन लगाइए। सो विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। निज कल्टीवेशन ये थी कि प्लांटर की अपनी जमीन होती थी, प्लांटर की वो जमीनें खरीदता था, या किसी ऐसे शख्स जिसकी अपनी जाती जमीन होती थी उसको लीज पर जमीन लेता था और अपनी जाती जमीन पर वो निजकारी करके ये प्लांट्स लगाते थे। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट। जैसा मैंने कहा, वो या तो इसको खरीदता था या फिर रेंट पर ले जाता था, लीज पर लेता था इट फ्रॉम अदर जमींदार, एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयिंग हायर्ड लेबर्स। और फिर वो इस पर खुद से काश्तकारी करवाते थे और जो उस पर लेबर लगता था उनको वो मजदूरी देते थे। इसको निजकारी कहते थे या इसको निज कल्टीवेशन कहते थे। अब इसकी भी एक प्रॉब्लम थी, ये जो निज कल्टीवेशन थी इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अंडर निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया। निज कल्टीवेशन में प्लांटर के पास जमीनें जो पहले से होती थी उसको बढ़ाना मुमकिन नहीं था।
लोग फिर तैयार नहीं होते थे। वो देखते थे किसी ने दे दी जमीन तो उसके साथ क्या हुआ, तो बाद में उसको और जमीनें वहां नहीं मिलती थी। इंडिगो कुड ओनली बी कल्टिवेटेड ऑन फर्टाइल लैंड। सो दूसरा ये भी मसला इसके लिए था कि इंडिगो प्लांटेशन जो थी ये सिर्फ जरखैज जमीन पर ही हो सकती थी। सो प्लांटर्स अटेम्प्टेड टू लीज लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। और तीसरी बात यह थी कि प्लांटर जो थे वो चाहते थे कि इंडिगो फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द ही जमीनें उनको मिल जाए ताकि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो हल हो जाए। एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरियाज। और उन्होंने अक्सर बेशतर इसके लिए जो आसपास के उनके इलाके के गिर्द या उनकी फैक्ट्री के गिर्द जो जमीनें होती थी वहां के जमींदारों को बेदखल कर दिया जाता था। सो निज कल्टिवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मनी प्लोव्स एंड ब्लॉक्स। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा हल चलाना पड़ता था, इसके लिए काफी ज्यादा बैलों की जरूरत पड़ती थी और वहां से आके प्लांटर ये सारे काम खुद नहीं कर पाता था और वो ज्यादा जमीन को निजकारी में नहीं ला सकता था। So till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. लिहाजा लेट 19th सेंचुरी तक यानी 1800 आप समझ लीजिए 1880 के बाद तक का जो जमाना है वहां तक जो है ये निजकारी जो है इस इंडिगो प्लांटेशन की ये इसको एक्सपेंड नहीं कर पाए यहां के प्लांटर्स जो ब्रिटेन से आए थे। अब एक और तरीका हमने पढ़ा कि एक और तरीका रायती सिस्टम था। अब ये रायती सिस्टम में किस तरह से इंडिगो प्लांट होता था, इंडिगो प्लांटेशन होती थी। द प्लांटर्स अंडर द रायती सिस्टम वेयर फोर्स्ड टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या किया जाता था कि प्लांटर जो था उसके साथ जबरदस्ती एक मुआहिदा करवाया जाता था, एन एग्रीमेंट, जिसको सट्टा कहते थे। आज तिशे मना है वलकर साट में से थे, इसको सट्टा बोलते थे। क्या बोलते थे? ये सट्टा का किया जाता था। Those who signed the contract got cash advance from the planters at low rates। और जिन्होंने ये सट्टा लगाया उनको मिलता था कैश, पैसा मिलता था उनको कैश में, ज़र नकद उनको मिलती थी प्लांटर के जरिए से। जो ब्रिटेन से आया हुआ प्लांटर होता था वो इनको पैसा देता था, लेकिन ये पैसा जो उनको मिलता था इसमें कीमत जो लगाई जाती थी, रेट जो लगाए जाते थे वो बहुत कम थे। एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। और उनको जो रेटें दी जाती थी, ये पैसा जो दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं आपको, आप अपने इसमें खेत में इसको खर्च कर दीजिए, आपने सट्टा किया हमारे साथ, लेकिन इसका ब्याज देना पड़ेगा। जब हम ये हर दिन यमो कशिर पे तह ये वापस ये इंडिगो जो भी प्रोडक्शन आपको आपका जो प्रोड्यूस निकलेगा, फार्म प्रोड्यूस, तो उस दिन आपको एक तो वो प्रोड्यूस आपको हमें ही बेचना है, दूसरी बात कि आपको जो हमने पैसा एडवांस में दिया है इसका ब्याज भी देना पड़ेगा, इसका सूद भी देना पड़ेगा। या पहरती ऐसी लमन भैया में उतरे या पहरती ऐसी लमन। तो when the harvested in crop was delivered to the planter, अब एक और मसला होता था। अब जब वो पूरा साल मेहनत करके, खर्चा करके, खून पसीना एक करके जब फसलें निकाली जाती थी, ए न्यू लोन वाज सैंक्शनड, उसको फिर नया लोन दिया जाता था। अब इस तरह से वो फंस जाता था, लोन दर लोन वो ले रहा था और ब्याज दर ब्याज भर देता था। एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन, और ये साइकिल फिर शुरू हो जाता था। यूसुक लोन चुन ब्रोंटुस वसन नख, बोंटसुक लोन चुन तम ब्रोंट बेस वेरियस नख वसन। तब ये लोन दर लोन ले रहे हैं और सूद दर सूद दे रहे हैं। पीजेंट soon realized how the loan system was। अब उनको पता चल गया कि लोन सिस्टम किस तरह, हमें ये किस तरह से उनको अब ये क्लियर हो गया कि इसने तो हमारी जो कमर है तोड़ दी है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस। अब एक मसला ये भी है कि इसका एक इंडिगो का एक डिफेक्ट ये भी था, जिस जमीन पर आपने इंडिगो की प्लांटेशन लगाई होती थी तो साल के बाद राइस की कल्टीवेशन दोबारा उस पर नहीं होती थी, क्योंकि ये उस वक्त तैयार नहीं होता था जिस वक्त राइस की कल्टीवेशन हो सकती है, ये लेट हो जाता था इसमें। तो इसमें सीजन का प्रॉब्लम, और दूसरा ये कि मतलब वो लोग इस काबिल पे रहते ही नहीं थे कि वो दूसरा क्रॉप इसमें लगाएं। बहुत सारे मसाइल थे। अब बहुत सारी जगहों पर लोग जो है इस रायतवरी सिस्टम के अंडर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, तो
तो उन्होंने इसके खिलाफ एक तहरीक चलाई। लोग गिने में परेशान, लोन स्थितिन फ्रस्ट्रेट हो गए। तो फिर जब गांधी जी वापस आ गए अफ्रीका से, तो ये रेवोल्यूशन उस वक्त उरूज पर था और गांधी जी वहां पहुंच गए। एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लू रिबेलियन। इसको क्या कहते हैं? ब्लू क्यों? क्योंकि ये इंडिगो प्लांटर्स थे, ये इंडिगो प्लांटर्स की रिबेलियन थी। उन्होंने सबसे पहले जो है हिंदुस्तान में आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। ये वही रायत लोग थे जिन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया था, लोन लेने का सिस्टम अडॉप्ट किया था। वही फिर मजबूर हो गए अंग्रेजों के खिलाफ क्या करने के लिए? ये इकदाम करने के लिए। सो राइट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। और उन्होंने क्लियर कट कहा कि बाबा हमें ये नहीं करना है, ये काम, इससे हमारी कमर टूट गई। आप ब्याज दर ब्याज, सूद दर सूद, ये हम नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं चाहिए इंडिगो प्लांटेशन। पीपल हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वायर सोशली बायकॉटेड। अब कोई शख्स बीच में से निकलता है, उसकी जाती मजबूरियां भी होती है या किसी और वजह से भी निकलता है, तो जो लोग बाकी लोगों के साथ नहीं मिले और उन्होंने प्लांटर्स की जमीनों पर काश्त जारी रखी, उनके साथ लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया। सोशल बाइकआउट को रुकते मन कशिर पर यमो जमीन से त्रैत क्या यमो ये मोहन लकन हो क्या कि हम उनकी कल्टीवेशन अब नहीं करेंगे, उनके साथ बाइकआउट किया लोगों ने। क्या किया? बाइकआउट किया। एंड द गमस्थास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, इनको गमस्था बोलते थे, यानी हर गांव में इनके अपने लोग होते थे, प्लांटर के लोग होते थे जो लोगों को तंग करते थे। और इनके साथ एक और जो ग्रुप होता था, लाठियल उनको बोलते थे, वो लाठियां लेके लोगों को मारते पीटते थे, गुंडे जैसे एक तरह के लोग थे। सो हु केम टू कलेक्ट रेंट वेर बीटन अप। अब इनके साथ झगड़ा किया लोगों ने और गमस्थास की पिटाई हो गई, क्योंकि ये एजेंट हुआ करते थे, प्लांटर्स के एजेंट ये होते थे। यही लोग जो है जमा करते थे, ये रेंट जमा करते थे इन राइत से। तो इस वजह से लोग इनके खिलाफ हो गए और उन्होंने गमस्थास की पिटाई कर दी। द बंगाल राइट्स हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन दियर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स। लेकिन हर तरफ जहां कहीं भी ये रायत रह रहे थे, उनको अपने जमींदारों ने और पुराने राजा महाराजाओं ने उनको सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी जबरदस्ती करते थे ये प्लांटर्स, उनको अपनी परेशानी उनके साथ थी, इस वजह से उन्होंने लोगों का साथ दिया। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे यहाँ राजा महाराजा रहे हैं, जो लोकल लीडर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा अंग्रेजों का ही साथ दिया। लेकिन चंद एक मामलात में, जिस तरह इस ब्लू रिबेलियन में, जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, या जो यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने लोगों का साथ दिया, उन्होंने लोगों का साथ दिया, क्योंकि उनको पता था कि इससे उनका भी, क्योंकि उनके जरिए भी लोगों को जबर करवाया जाता था। The Indigo peasants believed that the British government would support them in their struggle against the planters। और यहां के लोग ये समझते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, क्योंकि प्लांटर्स गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे, वो बिल्कुल प्राइवेट लोग थे, तो वो समझते थे कि अगर हम इसका इनकार करेंगे तो गवर्नमेंट जरूर हमारी डिमांड को पूरा करेगी, गवर्नमेंट जरूर इसमें कुछ ना कुछ हमें थोड़ी सी मुराद दे देगी। ये लोगों का मानना था, लोगों को यकीन था इस बात पर। So after the revolt of 1857, the British government was worried about the possibility of another popular rebellion। और इस वजह से अब अंग्रेज भी परेशान हो गए और उन्होंने देखा था 1857 में लड़ाई हो गई, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो 1857 के रेबेलियन उनके दिमाग में था और ये लेट हो गया। इट वाज इन 19th सेंचुरी का ये ज़माना हम पढ़ रहे हैं इस वक्त इसके बारे में, इंडिगो प्लांटेशन के बारे में, क्योंकि ये एक हिस्ट्री का एक अलग हिस्सा है जिसको हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने अभी कहा कि लेट 19th सेंचुरी 1880 के बाद की दहाई का हम पढ़ रहे हैं। तो अब 1857 में जो यहाँ पर हुआ था, अंग्रेज चाहते थे कि उस तरह का कोई मामला दूसरा ना हो जाए, इंडिया में ऐसी कोई और ज्यादा हमारे खिलाफ आवाज ना उठे, रेवोल्यूशन ना आए। लिहाजा उन्होंने क्या किया, एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। और जब रिबेलियन हर तरफ से बढ़ने लगा, हर जगह से अब लोग जो है खिलाफ होने लगे गवर्नमेंट के, तो वहां से उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल्स को भेजा, अंग्रेजों के कुछ ऑफिसर्स को भेजा, और उन्होंने उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जायजा लिया जहां पर इंडिगो की प्लांटेशन हो रही थी। द गवर्नमेंट सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया और उसमें कमीशन बिठाया
कि आप ये देखें कि लोगों के साथ कहां पर जुल्म हो रहा है और लोगों के साथ कहां पर ज्यादतियां हो रही है। इस पर कमीशन बिठाया गया अंग्रेज गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब 1857 के बाद अंग्रेजों ने डायरेक्ट रूल इंडिया में अपना लगाया था। अब कंपनी का रूल खत्म हो गया था। क्योंकि ये बात आपको यहां पता नहीं चल रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें वो सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो आगे पढ़ना है। So the commission asked the writers to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce indigo in future. अब उन्होंने बीच वाला रास्ता ये निकाला कि उन्होंने राइटर्स से कहा कि अब जो सट्टा अभी तक आपके बाकी हैं, जिन लोगों ने सट्टा किया है वो सट्टा पूरा करे और अगले साल से वो रिफ्यूज कर सकता है। अगले साल वो अपने हिसाब से फिर जो भी फसलें वो उगाना चाहता है, लेकिन जहां तक आपने एग्रीमेंट्स किए हैं वहां तक अपना काम जारी रखिए। हालांकि एक तरह से ये सही डिसीजन भी था। इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, लिहाजा बंगाल के एरिया में इंडिगो प्लांटेशन कम हो गई, बहुत कम हो गई आफ्टर द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर छोड़ दिया, ये काम उन्होंने नहीं किया। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जैसा मैंने अभी कहा था, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators. और वहां से बिहार से एक शख्स आ गया और उसने गांधी जी को सारा हाल सुनाया और उससे कहा कि आप चंपारण डिस्ट्रिक्ट आ जाएं और हमारा हाल देखें वहां। तो लिहाजा इन 1917 he visited, which marked the beginning of the Champaran movement against the indigo planters. और फिर यहां जब वो आ गए, गांधी जी जब यहां आ गए तो उन्होंने 1917 में यहां का दौरा किया और फिर यहां पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली जिसको हम कहते हैं चंपारण मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको? चंपारण मूवमेंट। और ये गांधी जी ने फिर जब उसने जो अपनी सत्याग्रह की मूवमेंट चलाई है उसका हिस्सा था, चंपारण मूवमेंट उसका हिस्सा था। तो फिर एक नए दौर में स्ट्रगल हमारी जो है आगे चलकर नया मोड़ ले लिया और उसके बाद स्ट्रगल तेज हो गई एंड विद इन ए कपल ऑफ डेकेड जो है इंडिया आज़ाद हो गया। थैंक्स अ लॉट। ये इसके साथ ही ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज अगली नशस्त में करेंगे और उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे।